अरे बेटा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और अकेले घर में मन भी नहीं लगता। कांता जी ने अपने बेटे सोहन से कहा। तभी कांता जी की बहू छवि उनके ऊपर झुंझलाते हुए बोली, यह देखो, एक तो कभी कहीं घूमने जाते नहीं हैं और कभी जाने की सोचो तो इनकी रोक टोक। अरे यहाँ मन नहीं लगता तो कहीं और जाकर क्यों नहीं रह लेती। तभी सोहन बोला, माँ, मैं और छवि बाहर घूमने जा रहे हैं। आप बच्चों को समय पर खाना खिला दीजिएगा। हम दोनों बाहर से खाना खाकर आएंगे। मेड खाना बना जाएगी। और अपनी माँ की बात सुने बिना ही सोहन घर से निकल गया। कांता जी ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। बड़ा सा घर, बड़े से कमरे, पर कितना खालीपन और सूनापन है। आज छुट्टी का दिन था तो आज बच्चे घर पर ही थे, वरना वह भी ट्यूशन और स्कूल की पढ़ाई में लगे रहते हैं। कहने को तो आज संडे है, पर लगता है हर संडे छवि और सोहन का ही होता है। छुट्टी के दिन दोनों सुबह से लेकर रात तक बाहर निकल जाते हैं। बच्चे अभी बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं हैं। दोनों उनके उठने से पहले ही निकल जाते थे और रात को उनके सोने के बाद ही घर आते थे। वह दिन भर इस बड़े से घर में अकेली रहती थी। सबके पास काम था, एक वही बिना काम किए रहती। उनके बेटे सोहन के पास बहुत पैसा था, बस समय नहीं था। जब वो सोहन से बात करने की कोशिश करती, वह अपने मोबाइल में व्यस्त रहता था या लैपटॉप में घंटों काम करता था। कांता जी अपने बेटे से दो बात करने को तरस गई थी। छवि भी अपने कामों में व्यस्त रहती थी। वह किटी और क्लब हाउस में व्यस्त रहती थी। कांता जी के पति का देहांत सालों पहले हो गया था। मोहनलाल जी किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। आमदनी ज्यादा नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने नौकरी करके सोहन को पढ़ाया और अपने पैरों पर खड़ा किया। हालांकि उसे अपने पिता की कमी महसूस होती थी, पर वह अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता था। पढ़ने में तेज तो उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। बहुत अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर उसकी नौकरी लग गई और फिर उसने कांता जी की नौकरी छुड़वा दी। उसका कहना था कि जिस माँ का बेटा इतना कमाता है, उसे नौकरी करने की क्या जरूरत है। सोहन अच्छा पैसा कमाने लगा था और इतना पैसा आते ही उसके दिमाग पर अहंकार छा गया था और वह सबसे घमंड से बातें करने लगा। अपनी माँ से बात करने के लिए उसके पास कभी समय ही नहीं होता था। अपनी नौकरी के आगे उसे कुछ भी नजर नहीं आता था। उसने सबसे पहले अपने पैसों से एक बड़ा सा घर खरीदा और उसकी शानदार सज्जा करवाई। घर में नया फर्नीचर, नई क्रॉकरी, नए बिस्तर, हर चीज नई लगवाई थी। बेचारी कांता जी को अपना पुराना घर और पुराने सामान छोड़कर आना पड़ा। कांता जी इतने बड़े घर में भी सुखी नहीं थी। कांता जी जब भी सोहन से किसी भी काम को कहती तो वह यही बोलता कि माँ, घर में इतने सारे नौकर हैं, इनसे कहा करो मेरे पास आपके लिए समय नहीं है। मुझे परेशान मत किया करो। आपका काम करूं या अपनी नौकरी देखूं। कुछ दिन बाद सोहन ने अपनी कंपनी में जॉब करने वाली लड़की से शादी कर ली। छवि भी अमीर परिवार से थी और अपने माता पिता की अकेली संतान थी। दोनों ही अपने पैसों की धुन में रहते थे। महंगे होटलों में जाना, अनाप शनाप शॉपिंग करना दोनों की आदत में शुमार थी। जब कांता जी कुछ कहती थी तो कहता था कि माँ, मैंने अपनी इच्छाओं पर बहुत काबू रखा है। बचपन में आपने और पापा ने कभी मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं किया। बड़ी मुश्किल से अब पैसा मिला है। कम से कम अब तो मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करने दीजिए। ज्यादा रोक टोक मत किया करो। कांता जी चुप रह जाती थी। अब कांता जी की भी उम्र बढ़ रही थी। बढ़ती उम्र के साथ काफी परेशानियां भी बढ़ने लगी। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। जब भी कोई दिक्कत होती तो सोहन ड्राइवर के साथ उन्हें अस्पताल भेज देता था
और वह अकेली ही खुद को दिखा आती। जैसे डॉक्टर बताता वैसे दवाई ले लेती थी। घर में पैसों की कमी नहीं थी, बस वह अपने बेटे के साथ के लिए तरसती थी। ना तो सोहन के पास अपनी माँ के लिए वक्त था और ना ही उनकी बहू उनसे दो बात करना पसंद करती थी। छवि के दो बच्चे हो गए थे। दोनों बच्चों को पालने में कांता जी का समय निकल जाता था। अपने दोनों पोतों की परवरिश करने में कब सुबह से रात हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। छवि तो अपनी किटी पार्टियों में ही हमेशा व्यस्त रहती थी। अब तो सोहन का उपेक्षा भरा रवैया उन्हें बहुत अखरता था। उन्हें वह दिन याद आते थे जब वह थक कर नौकरी करके आती थी। सोहन आते ही उन्हें एक गिलास पानी देता था और गर्म चाय बना देता था। कभी कभी अपने माँ के पाँव में मालिश कर देता और कभी दबा देता था, जिससे उनकी सारी थकान दूर हो जाती थी। अब तो सोहन पैसे कमाने में ऐसा लगा है कि अपनी माँ के पैर ही छूना भूल गया है। माँ तो फिर भी बच्चों को आशीर्वाद ही देती है। बेटा दूर रहे तो माँ धीरज रख लेती है, लेकिन बेटा घर में रहे और उसे माँ से बात करने की फुर्सत ना मिले तो यह बात बड़ा दर्द देती थी। सोहन ही उनकी इकलौती संतान थी। कोई दूसरा बेटा या बेटी होते तो अपना दर्द कहकर मन को हल्का कर लेती। कांता जी बहुत उदास रहने लगी थी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। सोहन को जब पता लगा तो वह अपनी माँ के पास गया और तेज आवाज में बोला, माँ, यह क्या नौटंकी लगा रखी है? आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। आपको आज ही बीमार होना था। आप जल्दी से बता दो कि क्या हो गया है और यह खाना पीना क्यों छोड़ रखा है। मैं पैसा कमाऊं या आपके लिए अपना कीमती समय बर्बाद करूं? सोहन की यह बात सुनकर कांता जी की आंखों के कोर गीले हो गए थे। वह बोली, सोहन, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तू अपने काम पर जा। मेरा मन हुआ तो मैं कुछ खा लूंगी। और वह मुंह फेर कर सो गई। सोहन बोला, नहीं माँ, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। आखिर मैंने क्या कमी रख दी है? इतना बड़ा घर बनवा कर दे दिया, इतनी महंगी साड़ियाँ, गहने, चप्पलें आपको दिला दी हैं, एक गाड़ी और ड्राइवर भी दे रखा है। सब कुछ सुविधाएं तो दे रखी हैं, अब इससे ज्यादा और आपको क्या चाहिए? सोहन अपनी माँ पर चिल्लाते हुए बोला। सोहन बेटा, तू कितना भी पैसा खर्च क्यों ना कर ले, लेकिन तू एक माँ का कर्ज कभी नहीं उतार सकता है। वह तो तुझ पर हमेशा ही रहेगा। माँ का कर्ज हमेशा एक ही राग अलापती रहती हो। क्या होता है यह माँ का कर्ज? अरे, इतना आपके ऊपर पैसा खर्च कर दिया, उसके बाद भी नहीं चुका है? और कितना खर्च करूं बताओ? मैं और पैसा खर्च कर दूंगा। बताओ आपको कितना पैसा और चाहिए ताकि यह कर्ज मेरे सिर से उतर जाए? सोहन झुंझलाते हुए बोला, इतना परेशान मत हो बेटा, तू जा अपना काम कर। तू एक माँ का कर्ज कभी नहीं उतार पाएगा। सोहन फिर गुस्से में बोला, माँ, मेरे पास इतना पैसा है, फिर भी आप ऐसा बोल रही हो। आज आप जो कहोगी मैं वही करूँगा और माँ का कर्ज उतार कर ही मानूंगा। सोहन अपनी जिद पर अड़ा रहा। ठीक है बेटा, तुझे 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। परीक्षाओं में सफल रहा तो तू माँ का कर्ज उतार देगा, पर इस कर्ज को उतारने में किसी का सहयोग नहीं लेगा। बच्चों और बहू को तू मायके भेज दे और नौकरों की छुट्टी कर दे। सोहन, यह कर्ज सिर्फ तेरे ऊपर है और तुझे ही उतारना होगा। सोहन ने भी जोश जोश में हामी भर ली। सोहन अगले दिन सुबह को ही अपनी पत्नी और बच्चों को मायके छोड़ आया। घर आकर अपनी माँ से बोला, माँ, अब मुझे बताइए क्या करना होगा? कांता जी ने कहा, तेरी पहली परीक्षा आज रात से ही शुरू होगी। तुझे आज रात को मेरे साथ मेरे कमरे में सोना होगा।
सोहन हंसने लगा। बस इतनी सी बात? बस माँ समझ ले, मैं पहली परीक्षा में पास हो गया। रात को दोनों ने खाना खाया और सोहन अपनी माँ के बिस्तर पर सोने लगा। पर यह क्या, वह बिस्तर तो गीला था और कांता जी पास में ही लगे सूखे बिस्तर पर सो रही थी। माँ, यह क्या मजाक लगा रखा है? यह बिस्तर तो पूरा गीला है। आपने इसमें पानी क्यों गिराया है? मैं इस पर कैसे सो सकता हूँ? मैं इस पर बैठ भी नहीं पा रहा तो सोऊंगा कैसे? आप यह चादर अभी बदल दीजिए। आपने सोच भी कैसे लिया मैं इस गीले बिस्तर पर सो जाऊंगा? सोहन ने गुस्से में अपनी माँ से कहा। कांता जी मुस्कुरा दी और सोहन से बोली, ऐसे गीले बिस्तर पर एक माँ ही सो सकती है जो अपने बच्चे को सारी रात सूखे में सुलाती है और खुद उसके गीले में सोती है। सो भी कहाँ पाती है। उसकी सारी रात तो करवट बदलने में ही गुजरती है। सारी रात अपने बच्चे को लंगोटी बदलती है, उसे दूध पिलाती है, उसके लिए अपनी कई रातों की नींद की बलि दे देती है। और तू इस बिस्तर पर, यह तो फिर भी पानी से गीला है, तो इस पर एक रात भी नहीं सो पाया। मैं तो ना जाने कितने महीने ऐसे ही गीले बिस्तर पर सोई थी। वह तो इस गीले बिस्तर पर सो ही नहीं सकता, कुछ घंटों के लिए भी नहीं। आखिर वह इस पहली परीक्षा में तो फेल हो गया था। सोहन ने कोशिश की, पर देर रात वह अपने कमरे में जाकर सो गया। उसे माँ के साथ बचपन में बिताए गए सभी लम्हे याद आने लगे। सोहन सोचकर ही सिहरने लगा कि कैसे एक माँ बच्चे द्वारा गीले किए गए बिस्तर पर सो सकती है। अगली सुबह सोहन अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ, बेशक मैं पहली परीक्षा में फेल हो गया, पर मेरी दूसरी परीक्षा क्या है? सोहन के सिर में बहुत दर्द हो रहा था और आंखें भारी हो रही थीं। वह रात में सही से सो भी नहीं पाया था। घर में सोहन की पत्नी और नौकर चाकर भी नहीं थे। थोड़ी देर बाद कांता जी ने सोहन को आवाज लगाई कि एक गिलास पानी गर्म लाना, फिर अदरक की चाय बना देना। सोहन ने थके हारे मन से वह बना दी। थोड़ी देर बाद कांता जी ने फिर आवाज दी कि सोहन बेटा, मेरे लिए नाश्ता बना दे। सोहन ने पोहे बना दिए। पोहे देख कांता जी बोली, पोहे में टमाटर नहीं डाले, मूंगफली भी नहीं है, धनिया पत्ती भी नहीं डाली, मुझे टमाटर वाले ही खाने हैं। कांता जी ने जिद पकड़ ली थी। सोहन अपनी माँ से बोला, माँ खा लो, आपको तो पता है एक तो मैं रात भर अच्छे से सो नहीं पाया और आपको टमाटर वाले पोहे की पड़ी है। आप तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह जिद पर अड़ी हुई हैं। तभी कांता जी बोली, बेटा, दूसरी परीक्षा में भी तू पास नहीं हुआ। बचपन में तू मुझसे जिस भी चीज के लिए बोलता था मैं उसे ही बना कर देती थी, चाहे मेरी तबीयत ही खराब क्यों ना हो। पर तेरी भूख के लिए मैं तेरा मनपसंद खाना बनाती थी, तेरी हर पसंद का ध्यान रखती थी। अगर तुझे कुछ पसंद नहीं आता था तो मैं दोबारा बनाती, तो फिर भी नहीं खाता। मैं बस यही सोचती थी कि तू किसी तरह से खाना खा ले, और तू एक बार भी अपनी माँ के नखरे नहीं झेल पाया। तू तो बचपन में इतने नखरे करता था, पर फिर भी मैं तुझे खाना खिलाती थी। सोहन का चेहरा उतर गया। उसे वह दिन याद आने लगे कि वह भीगे बादाम नहीं खाता था, तो माँ बादाम को बारीक पीस कर दूध में मिलाकर देती थी। सालों उन्होंने ऐसे ही किया। उसे सब्जी में कटे टमाटर पसंद नहीं थे, तो माँ हमेशा टमाटर पीस कर ही डालती थी। उसे सब्जी में जीरा पसंद नहीं था, तो माँ पाउडर के रूप में जीरा डालती थी। उसे हमेशा अदरक वाली चाय पसंद थी, तो हमेशा माँ अदरक घर में रखा करती थी। बड़े होने पर उसे फास्ट फूड बहुत पसंद हुआ करता था, तो माँ ने फास्ट फूड उसी की वजह से बनाना सीखा था और उसे हेल्दी रूप में बनाकर खिलाती थी। माँ ने उसकी हर तरह की मांग को माना और उसे हमेशा उसकी पसंद का ही खिलाया, और वह
अपनी माँ को एक दिन भी उनकी पसंद का खिला न सका। सोहन को माँ का लाड़ दुलार याद आ रहा था और अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। वह सोचने लगा कि माँ का कर्ज उतार देगा, पर वह गलत था। माँ के लाड़ दुलार की तो संसार में कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है, और वह अपने पैसों से माँ का कर्ज उतारने चला था। रात को कांता जी का शरीर बुखार से तप रहा था। सोहन ने अपनी माँ को दवाई दी और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह तक कांता जी का बुखार नहीं उतरा। सोहन डॉक्टर को फोन लगाना चाहा और कांता जी ने रोक दिया। सोहन रहने दे, अब डॉक्टर भी क्या कर लेगा। यह बुखार तो मुझे आता रहता है, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए जाती रहती हूँ। तुझे तो पता भी नहीं होगा, तू तो कभी मेरे साथ डॉक्टर के पास नहीं गया। तू तो यह तीसरी परीक्षा भी पास नहीं कर पाया। सोहन ने कहा, पर माँ, मैंने आपको रात को दवाई तो दी थी। कांता जी बोली, बेटा, मरीज सिर्फ दवाई से ठीक नहीं होता है, उसे अपनों का प्यार और समय चाहिए होता है। तुझे पता है, जब तुझे बुखार होता था तो मैं सारी रात तेरे सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करती थी, तेरे पैरों के तलवे में सरसों का तेल की मालिश करती थी, तेरे लिए काढ़ा बनाती थी, तेरी नज़र उतारती थी, ईश्वर से प्रार्थना करती कि तू जल्दी से ठीक हो जाए। तू खाना नहीं खाता था तो मैं भी भूखे ही सो जाती थी। सोहन को अपने आप पर शर्म आ रही थी। रात को माँ भूखी थी और वह खाना खाकर आराम से अपने कमरे में सोने चला गया था। माँ तो ऐसा कभी नहीं करती थी। वह माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका बड़ा दिल दुखाया है। मैं कितना भी पैसा कमा लूँ, लेकिन मुझे आज एहसास हो गया है कि मैं अपनी माँ का कर्ज कभी भी नहीं उतार सकता। माँ के प्यार दुलार की कोई होड़ नहीं कर सकता है। यह तो अनमोल है, इसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता। और वह जोर जोर से रोने लगा। कांता जी की भी आंखें भर आई। मुझे बेटा तेरा पैसा, यह महंगे कपड़े और गहने कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस मेरा पहले वाला सोहन चाहिए, जो मुझे समय देता था, मेरी परवाह करता था, मुझसे प्यार करता था। हाँ माँ, आज से आपको पहले वाला सोहन मिल गया है। मैं आपको पूरा समय दूंगा और आपके साथ पहले की तरह ही प्यार भरा बर्ताव करूंगा। आज बरसों बाद सोहन ने अपनी माँ के गोद में सर रखकर ढेर सारी बातें की थी, और अपने बचपन की बात करते करते कब सोहन अपनी माँ के गोद में सर रखकर सो गया, उसे पता ही नहीं चला। एक माँ को आज अपना बेटा और उसका प्यार फिर से मिल गया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। माता पिता को आपका पैसा, बड़ा घर, गाड़ी, गहने कुछ नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ आपका प्यार और सम्मान चाहिए। अपने बूढ़े माता पिता को सम्मान और समय अवश्य दे। माता पिता इसी में खुश हो जाएंगे। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।